एनी क्वेरी और क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम है? इफ एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग तो बताइए मुझे। विदाउट एनी क्या कहते हैं, रिजर्वेशन, विदाउट एनी झंझट, बिना शर्म के झिझक के बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे बड़ी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, कल तो हमने वैसे हल्का फुल्का इंट्रोडक्टरी कराया था, क्या प्रॉब्लम होगी उसमें। और टुडे वी विल स्टार्ट विथ द मुगल एम्पायर डिक्लाइन। सबसे पहले लेते हैं डिक्लाइन, एंड इन दिस डिक्लाइन, ये डिक्लाइन, इसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम फ्रेम है 1707 टू 1760, मतलब टेंटेटिव है ये, कोई फिक्स नहीं कर सकते कि कब हुआ है, ये लगभग पूरा हो चुका था यहाँ तक। एम्प्रस की तो वैसे कोई कीमत रही नहीं थी। दिल्ली वॉज कन्फाइंड टू ऑलमोस्ट रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। मुगल एम्पायर वॉज कन्फाइंड टू रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। मुगल बादशाहों की बात केवल लाल किले तक ही अंदर ही चलती थी, उनका शासन, उसके पीछे उनके बाहर कुछ नहीं होता था। तो ये यहाँ है, टाइम ये है। दूसरा है फैक्टर्स एंड फोर्सेस। मैंने आपको बताया था कल, आपने कोशिश की। फैक्टर्स एंड फोर्सेस, फोर्सेस बिहाइंड डिक्लाइन। फैक्टर्स फोर्सेस क्या हैं बताओ? व्हाट वर द फैक्टर्स एंड फोर्सेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर? मुगल साम्राज्य जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसमें कितनी प्रोविंसेस थी? प्रोविंसेस को सूबा कहते थे, SUBA, सूबा। तो उसमें 20 या 21 सूबे थे, 20 या 21, काबुल तक फैला हुआ था। उधर हैदराबाद तक फैला हुआ था, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्र थे मुगल। तो द एम्पायर विच वॉज सो वास्ट डिक्लाइंड एंड डिसइंटीग्रेटेड, वो सब टूट टूट कर बिखर गया, और बनाने में बहुत लंबा समय लगा, बिगड़ने में केवल इतना वक्त लगा। तो कोई ना कोई तो कारण रहे होंगे, बताओ। कोई ना कोई तो कारण रहे होंगे, क्या कारण थे बताइए? 12 में, हाँ। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। NCERT पढ़ के आए इसका मतलब। नहीं ठीक है, तो अच्छी बात है, मैं मजाक वैसे ही कर रहा था, लेकिन सही है। हाँ। हाँ तो उसमें और बताइए, और कोई? हम्म। मतलब नालायक थे, एक शब्द में है पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है। तो दे वर वर्थलेस पीपल, दे वर नॉट कॉम्पिटेंट, कानों के कच्चे थे, और खुद भी ट्रिकिस्टर्स थे, फ्रॉड करते थे, षड्यंत्रकारी थे। कोई आदमी भला होता था, अच्छा कॉम्पिटेंट ऑफिसर होता भी था, तो उसको पूरा कोऑपरेट नहीं करते थे। अच्छा मैं नहीं सही, चलो मैं इतना योग्य नहीं हूं,
तो चलो ये योग्य मिल गया, इससे ही काम चला लें, उसको भी कोऑपरेट नहीं करते थे। तो आफ्टर औरंगजेब द मुगल एम्परर्स वर नॉट कॉम्पिटेंट, और ये बिल्कुल ऐसे समझिए कि मौर्यन मुगल एम्पायर वॉज ए जिंक्स्ड वन, अभिशप्त वंश हो गया था, कोई आया ही नहीं। और जो सबसे ज्यादा योग्य था कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह वॉज द बेस्ट अमॉन्ग द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। और जो बेस्ट था उसमें औरंगजेब की क्वालिटीज का 1000वां हिस्सा भी नहीं था। अब लगाइए कितना बेस्ट था वो। इसका मतलब है कि वीक नंबर 1 है, वीक लिख लीजिए, वीक एंड वर्थलेस successors of the great Mughals, मतलब आफ्टर 1707। आपने सही कहा कि उसके खजाने में जब वो बैठा तो 13 करोड़ रुपया था। रुपया मतलब चांदी का होता था। मुगल जो रुपी था वो सिल्वर रुपी होता था, वो स्टैंडर्ड करेंसी थी उनकी। तो 13 करोड़ के करीब उनकी रकम थी खजाने में, और जब वो उसकी डेथ हुई तो उसमें कुछ भी नहीं था, खजाना खाली था। इसका मतलब मिसमैनेजमेंट था। अच्छा, दूसरा, पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब जैसे उसकी रिलीजियस पॉलिसी थी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड बाइगॉटरी। कोई शब्द का मीनिंग समझ में ना आए, कट्टरपंथ था उसमें, धार्मिक कट्टरपंथ था और धर्म को ज़्यादा वो आगे रखता था। ठीक है, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसी में आ जाएगा, इसी पॉइंट में। रिजल्ट था रिवॉल्ट्स ऑल ओवर द मुगल एम्पायर। बहुत तरह की रिवॉल्ट हुई। रिवॉल्ट्स जाटों की, सिखों की, बुंदेलाज, जाट्स, सिख्स, बुंदेलाज, राजपूत, मराठास। हालांकि उन अब अध्ययन किए जा चुके हैं पूरी तरह से, तो जो बात निकल के आई है वो ये है कि उनमें उनके बेसिक कॉज तो इकोनॉमिक और सोशल थे और एडमिनिस्ट्रेटिव थे, लेकिन धर्म के आधार पर संगठन हो जाता था आसानी से। धर्म के आधार पर वे धर्म खतरे में है, तो भरतपुर के, आगरा के जो जाट थे, मथुरा के, असली मुद्दा तो ये था, पैसा, मनीराम। ठीक है, लेकिन उन्हें अपने लोगों को अपने बैनर पे इकट्ठा करने का एक बहाना मिल जाता था, क्योंकि रिलीजन इज ए वेरी सेंसिटिव मैटर। फिर भी तो यहाँ पे रिलीजियस पॉलिसी, ऑर्थोडॉक्सी ऑफ औरंगजेब क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर द क्योस एंड कन्फ्यूजन। इससे कन्फ्यूजन ही बढ़ा और मुगल साम्राज्य की बहुत सारी ताकत उन विद्रोहों का दमन करने में खर्च हुई, और उनमें से कुछ विद्रोहों का दमन हो भी नहीं पाया। औरंगजेब, ये एक सेगमेंट है इसका ए, दूसरा सेगमेंट बी, औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी। औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी ruined him and his empire, just like
just like Spanish policy of Napoleon ruined Napoleon. Spanish policy, Spain, just like ruined Aurangzeb and Mughal Empire, just like Napoleon was ruined by his Spanish policy. तो ये इसी से रिलेटेड है। मराठों का राइज हुआ था, औरंगजेब अपनी धुन में सनक में सवार था। औरंगजेब को लगता था कि कोई है ही नहीं हमारे सामने, कोई खड़ा होने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तो इसी मूड के साथ, इसी एटीट्यूड के साथ कि हमें कौन हरा सकता है, वी आर द बिग गन्स, हम तो महाबली हैं, और ही एंटर्ड डेक्कन इन 1681, 82। डेक्कन में मतलब मराठों के क्षेत्र में घुस गई। शिवाजी थे नहीं, शिवाजी समझदार थे। ऐसा अनाड़ी से नहीं लड़ना चाहिए। अनाड़ी वो होता है जिसे अपनी जान का कोई डर नहीं रहता, जो होगी सो देखी जाएगी। मतलब शिवाजी मैन ऑफ डिप्लोमेसी, बहुत समझदार थे, स्टेट्समैन थे। शिवाजी होते तो उनसे कुछ तौर तरीके मिल सकते थे निपटने के, पहले हुआ भी था। औरंगजेब के साथ तो उन्होंने समझौता कर लिया, बट नाउ शिवाजी वॉज नो मोर, हिज सन संभाजी वॉज द छत्रपति। औरंगजेब, वो मैं स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब एंटर्ड द एरिया ऑफ डेक्कन। डेक्कन में इस एटीट्यूड के साथ घुसा कि ये मुट्ठी भर मराठों की ये मजाल कि हमें चैलेंज दें। ऐसा हुआ कि एक मुगल प्रिंस, औरंगजेब का बेटा अकबर, वो भाग गया, विद्रोही हो गया और मराठों के दरबार में जा पहुंचा। बोले साहब शरण दीजिए हमें। संभाजी थे। संभाजी ने कहा कि भाई आ जाइए, शरणागत की रक्षा करना तो भारतीय धर्म और संस्कृति का एक लक्षण है। शिवाजी होते तो कहते थे अलग, आउट। शिवाजी समझदार थे। क्यों? हम एक भगोड़ा है अमेरिका का, मान लो ट्रंप साहब की कृपा उस पर से हट गई है और वो भगोड़ा इंडिया में आके शरण मांगने लगा मोदी जी से। अगर मोदी जी समझदार होंगे तो कहते बाय बाय कर दे भैया, अलग रहे, बीमारी है ये। Had Shivaji been there, तो he would never have granted him the political asylum. राजनीतिक शरण उसे नहीं देती, लेकिन संभाजी ने वो बीमारी को, उस बला, हम कहें बला, मुसीबत को मोल ले लिया। औरंगजेब को जैसे ही पता चला कि अरे इन्होंने शरण दे दी, हमारे विद्रोही को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसे प्रमोट कर रहे हैं, तो औरंगजेब एंटर्ड द डेक्कन विद हिज ह्यूज ग्रांड आर्मी, ये सोच के कि हम तो मराठों का बाजा बजा देंगे। हुआ भी यही कि मराठे जो थे उस पोजीशन में नहीं थे। औरंगजेब की जितनी बड़ी ताकत थी उसको झेलने की क्षमता उनमें नहीं थी, सीधे सीधे लड़ने की क्षमता नहीं थी। शिवाजी ने जो मराठों का संगठन तैयार किया था वो इसलिए इस तरह से तैयार किया था, वो छापामार लड़ाई के लिए किया था। छोटी छोटी सेनाओं को तो वो हरा सकते थे, उनको एक गाइडेंस दी जाती थी कि अब लड़ाई में आप लड़ने के लिए जा रहे हो तो भागने के लिए पहले तैयार रहो, मारो भागो, भागो, सीधे सीधे मत लड़ो, दुश्मन के सामने सामने मत आइए, नहीं तो कुचल दिए जाओ। क्योंकि मुगलों के पास तो ताकत बहुत ज्यादा है, हम मुट्ठी भर हैं, तो हमारी कम संख्या है, इसीलिए हमें बहुत टैक्ट के साथ काम करना चाहिए। शिवाजी न्यू इट वेरी वेल। तो दोनों के लिए ही एक मैसेज है इसमें कि 1681 के बाद औरंगजेब ने जो चाहा वो किया, सब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। जो शिवाजी का राज्य था, ऐसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। संभाजी पकड़ा गया 1689 में। मराठों को ऐसा लगा, इट लुक्ड एज इफ देयर वाज नो ट्रेस ऑफ द मराठा किंगडम, मराठा राज्य का नामो निशान ही नहीं है।
ये हम करा चुके हैं पहले, इसलिए नहीं करा रहे, थोड़ा सा मैं आपको जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। तो जब औरंगजेब की तो ये भूल थी कि उन्होंने मुट्ठी भर मराठों की क्षमता को कम आंका, सोच रहे थे कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और मराठों की ये भूल थी कि उन्होंने बेमतलब में एक बहुत बुरी एक आफत बुला ली, मोल ले ली थी, बिना बात, बिना किसी कारण के। ठीक है, तो जब संभाजी की डेथ हुई कब, 1689 में, मतलब शिवाजी के मरने के बाद 1680 के बाद 9 साल तक वो संभाजी रहा। लेकिन उसी 9 वर्षों में सारा का सारा मराठा किंगडम जिसकी नींव शिवाजी ने रखी थी वो सब खत्म हो गया, सब पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। वहां 2 और राज्य थे, बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगजेब ने उस पर भी कब्जा कर लिया। तो ये डेक्कन पॉलिसी कही जाती है उसकी। औरंगजेब ने सोचा कि इन सब जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं उन पर हम कब्जा कर लेंगे, हमारा दबदबा हो जाएगा, लेकिन वो बैकफायर कर गया। हुआ ये कि आफ्टर संभाजी मराठा लीडर्स तो थे, क्षेत्रीय तो गए थे, तो सेवरल मराठा एडमिनिस्ट्रेटर्स, लीडर्स, जिनमें जोश भी था, जज्बा भी था लड़ने का। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब हम मुगलों को मजा चखाएंगे। जब ये बात आ जाती है ना, मजा चखाएंगे, अनाड़ी हो गए, अनाड़ी, मरेंगे मर जाएंगे कोई बात नहीं, खत्म हो जाएंगे, लेकिन मारेंगे, मार के मरेंगे, इतनी आसानी से इसको कब्जा नहीं करने देंगे। एंड देन द फाइटिंग स्टार्टेड। मराठास, ये पढ़िएगा आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि मराठास के पास ना तो खजाना था, ना सेना थी, ना राजा था, ना राजगद्दी थी, ना कैपिटल थी, कुछ भी नहीं था। औरंगजेब ने सब कुछ, सब पर झाड़ू फेर दी थी। देन द मराठा चीफ्स approached another son of संभाजी, वो सन ऑफ शिवाजी, संभाजी के भाई राजा राम को उन्होंने अप्रोच किया कि सर, एग्री टू बी द लॉर्ड ऑफ द मराठास, बिना राजा के हम किसके नाम से लड़ेंगे, आप छत्रपति के पद पर आप बैठ जाइए गद्दी पर। और बोले भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ना सेना है, ना खजाना है, ना क्षेत्र है। बोला आप चिंता मत कीजिए, हम लड़ेंगे, विल डू ऑल दीज थिंग्स, आप केवल गद्दी पर बैठना स्वीकार कर लीजिए। राजा राम गद्दी पर बिठा दिया 1689 में। एंड देन मराठास, जो बहुत सारे ऑफिसर्स थे शिवाजी के जमाने के चले आ रहे थे, उन्होंने अपने साधन इकट्ठे करके मुगलों से ही लूटते थे, उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, उनकी सप्लाई लाइन काट देते थे। दिस गुरिल्ला फाइटिंग continued for the next 11 years। 11 years का मतलब 1700 तक कंटिन्यू। राजा राम ने नहीं लड़ाई लड़ी कुछ भी। राजा राम को तो उन्होंने ये कह दिया था कि भैया अपना ख्याल रखना, अगर आप मराठों मुगलों की कब्जे में आ गए तो हमारी सारी लड़ाई बेकार चली जाएगी, मतलब अपना ध्यान रखो, कब्जे में मत जाना, कहीं इनकी कैद में आ जाओ। अदरवाइज द मराठा कमांडर्स बहुत बड़े बड़े थे, संताजी घोरपड़े, धनाजी जादव, तिम्बकराव, धाबादे, रामचंद्र पंत, जो मराठों के टाइम से बड़े बड़े पदों पर रहे थे शिवाजी के समय, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी किसको, मुगलों से लड़ने में नहीं, मुगलों को परेशान करने में। हिट, नाक पे मारा भाग गए, कनपेटी पे मारा भाग गए, कान काटा ले गए कान, है पीठ पे मारा लात भाग गए, अरे कहाँ गया, और ढूंढते रहो फिर, जब तक ढूंढते ढूंढते थके फिर से मार गए एक, है ना, तो कोई टाइम नहीं था उनका। देयर वर सेवरल मराठा आर्मीज, मराठों की फौजें एक थोड़ी थी, सब अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से लड़ते थे। कोई अर्ली मॉर्निंग का खिलाड़ी था, कोई ब्रेकफास्ट टाइम का खिलाड़ी था, कोई लंच टाइम का खिलाड़ी था, कोई डिनर टाइम का खिलाड़ी था, है
किसी को भोजन करना जो है रात के 2 बजे अच्छा लगता था, बोले जब मौका चल लगे तभी कर दो। अब भाई कोई आर्मी हो, हमारे सामने पता है कि ये सेना है, इसका सामना करना है, तो करें भी। औरंगजेब के सामने इतनी सारी सेनाएं थी, सबके सब सेनापति अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से लड़ रहे थे। लड़ क्या रहे थे? हरास कर रहे थे, मारो और भागो। है अभी सोए हैं तो फिर आक्रमण, हल्ला गुल्ला मचा। भाई क्या बात हो गई? फिर से आफत आ गई और गुफाओं में छिप जाते थे। वेस्टर्न घाट्स में, महाराष्ट्र की जो गुफाएं हैं उनमें छिप जाते थे, अजंता की गुफा में छिप जाते थे। उन्हीं का खाना, उन्हीं के हथियार, उन्हीं के घोड़े, उन्हीं की रसद सामग्री आती थी बंगाल से और गुजरात से, मालवा से, उत्तरी भारत से खूब रसद आती थी। सबसे पहले मराठे उसे लूट लेते थे। तो दिस वे इट बिकेम द अल्सर, लाइक डेक्कन अल्सर कहते हैं इसे। मुगलों की जो ताकत थी उसे सोख लिया। ठीक है, मुगलों की जो ताकत थी उसको सोख लिया। अब राजा राम की डेथ अपने आप ही हुई। 1700 में राजा राम अपनी नेचुरल डेथ हुई उसकी। उसके बाद उसकी विडो ताराबाई ने अपने बेटे को गद्दी पर बिठा दिया और उसने यही काम किया टिल 1707 औरंगजेब की डेथ हुई। तो दिस बिकेम द अल्सर। अल्सर वो फोड़ा होता है, नासूर होता है जो बढ़ता ही नहीं है। तो डेक्कन में जो सप्लाई थी, ये जो क्षेत्र था यहाँ पे युद्ध का क्षेत्र तो ये था। बादशाह सलामत की राजधानी आगरा थी। आगरा से यहाँ फंस गए, यहाँ से सामग्री जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से, सब जगह से सारे रिसोर्सेस का समझो कुआं बन गया था डेक्कन। साम्राज्य के संसाधन डेक्कन में आते थे और स्वाहा हो जाते थे। आओ भाई, और वो मराठों के हाथों लग जाते थे। पहले ही पता चल जाती थी कि कहां से रसद आ रही है, गोला बारूद आ रहा है, घोड़े आ रहे हैं, लूट लेते थे। ठीक है, और शिवाजी ने तो उनको ये कहा था, अपने सैनिकों को पहली हिदायत उनकी ये होती थी कि हथियार चलाना आता है? बोले जी नहीं। तुम में क्या खूबी है? कोई खूबी नहीं है वैसी तो, सिपाही की तो कोई खूबी नहीं है। कि अच्छा और कुछ हो है, कोई कोई हॉबी? बोले हाँ, दौड़ना मेरी हॉबी है साहब, मैं दौड़ अच्छा सकता हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। बोले ये ले लो इसे। क्योंकि थोड़ा बहुत हथियार चलाना तो जान ही जाएगा, रहते रहते अभ्यास करते करते। दौड़ना इंपॉर्टेंट है बेटा, पकड़ में नहीं आना है। मारो और जब धरपकड़ हो तो भाग जाओ। इफ यू सर्वाइव तो यू कैन अटैक, हिट अगेन। ये गुरिल्ला वॉरफेयर का एक फीचर है, क्वालिटी है। तो यहां उन्होंने, कहने का मतलब है, इसे लंबी नहीं खींचेंगे, डेक्कन बिकेम, इसमें एक पॉइंट में लिख लीजिए, डेक्कन बिकेम द सिंक बोलते हैं ना, सिंक ऑफ द मुगल रिसोर्सेस। डेक्कन बिकेम द सिंक ऑफ द मुगल रिसोर्सेस। ये वॉर कब खत्म हुए? These wars were over by the time औरंगजेब died। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कितने वर्ष तक वॉर चले? करीब 26 वर्ष तक। 1681 से लेकर और 1707 तक ये युद्ध हुए, जो बहुत ही महंगे साबित हुए। कोई अपनी हार मानने के लिए तो आसानी से तैयार नहीं होता। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। पाकिस्तान अपनी
विजय का दिवस मनाते हैं, वहां हम अपनी विजय का दिवस यहां मनाते हैं। मानने को तैयार नहीं होता। अब औरंगजेब की डेथ वहीं हुई औरंगाबाद में। मराठों ने तो कह दिया था तू वहां से आया है आगरा से चल के, वहां से नहीं पाएगा बेटा, निकलने नहीं देंगे, कब्र यहीं खोदेंगे। तो वहीं खुद गई। औरंगजेब डाइड एट औरंगाबाद, वहीं पर उसकी कब्र है, औरंगाबाद में ही उसको दफनाया गया था। बोले बात हमारी सही हुई, मुगलों की भी कब्र यहीं खुदेगी। तो क्वेश्चन ये है कि जो हम बिना बात, मतलब कुछ कारण तो है लेकिन कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ के बाद के जो वंशज हैं मुगलों के, उनको दोष देते हैं। औरंगजेब तो महान मुगल था, उसके पास बहुत सारी ताकत थी, मराठाओं को तो वो भी दमन नहीं कर पाया। महान मुगल सेना मुट्ठी भर मराठों का सामना नहीं कर पाई। औरंगजेब डाइड एज ए डिजेक्टेड मैन, फ्रस्ट्रेटेड मैन। औरंगजेब ने जब अपनी मृत्यु से पहले ये रियलाइज कर लिया था कि एक बादशाह को इस तरह का सनकी नहीं होना चाहिए, सनक हो गई थी सब हार के मराठों को देखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मराठों ने अपनी विजय का जश्न मनाया, हमने मुगलों को मिट्टी में मिला दिया, ये फीलिंग थी और सही थी। मुगलों की आर्मी को वहां से हटा लिया गया, मराठों पर दबाव खत्म हो गया और एक तरह से एक मॉरल विक्ट्री थी। विजय इधर भी नहीं हुई उधर भी नहीं, लेकिन मराठे उस बर्बादी में से भी एक मोरल बूस्ट लेके आए। लिख लीजिए इसे, इट दीज डेक्कन वॉर्स boosted the morale of the Marathas. Boosted the morale, M-O-R-A-L-E, morale, मनोबल। मनोबल को बूस्ट कर दिया और उसी तरह से उल्टी दिशा में, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू दैट, मुगलों का मोराल डाउन हो गया। हमने महाबली को पीट लिया और खुलेआम पीटा सड़क पे। मान लो कोई बहुत बड़ा बिग गन है, बहुत बड़ा आदमी है, उसकी रिक्शे वाले जो होगी, रिक्शे वाले में उसने 4 मार दिए और रिक्शे वाले ने उसको एक भी लगा दिया तो हल्ला मच जाएगा कि उसने उसको पीट लिया, इज्जत मिट्टी मिल जाएगी, है कि नहीं। तो महाबली पिट गए, कहां पे? गली में। और किसने पीट दिया? मराठों ने। किससे पिटे? किससे पिटे? मराठों से। ये समझ में नहीं आता। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी इट एक्सपोज द प्रॉब्लम्स इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पता चलता है कि मुगलों की सेना में, उनके शासन में, उनके लड़ने के तौर तरीकों में कमियां पहले से ही थीं। समझ गए? मुगल तोपखाना अभी भी अच्छा काम नहीं कर रहा था और एब्सेंस ऑफ द मुगल फॉर सो मैनी ईयर्स, ये थी मुगलों की स्ट्रेंथ का एरिया। मुगलों की ताकत यहां से बनती थी जहां उन्हें करोड़ों का रेवेन्यू आता था, मालवा, गुजरात, बंगाल, बिहार, पंजाब। आप समझ सकते हो कि एब्सेंस ऑफ द मुगल एम्परर फ्रॉम दिस कोर एरिया, औरंगजेब अपनी आगरा जो राजधानी थी उसको वो भी देखना दोबारा से नसीब नहीं हुआ। 26 वर्ष तक पीढ़ियां बदल गई, पहले जल्दी शादी हो जाती, 3 पीढ़ियां आ गई आगरा में। बच्चे पूछते थे अपने पापा से, पापा कौन है हमारे बादशाह? तो पापा के पास ही दादाजी बैठे हैं। दादाजी, अरे बेटा ये क्या बताया, हम बताएंगे ना, ये सब पता भी नहीं, पैदा भी नहीं हुआ था। गॉट माई पॉइंट? कि इतना मनोबल मुगलों का टूटा।
मुगल बादशाह की अनुपस्थिति ही अपने आप में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान पहुंचा रही थी। गए थे इस पिनक के साथ कि ये गए और वो आए। कबड्डी कबड्डी में होता है ना, कबड्डी 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 पॉइंट लेके आए होता है ना कबड्डी में, थोड़ा सा सरप्राइज दे देते हैं कभी कभी। वो थोड़ा सा लैक्स है जो दूसरा का वो है, गए एक साथ ही पॉइंट ले आए। वो अब गए और अब आए, लेकिन वहां क्या पता थी कि यहीं पे मराठों ने जाल फैला रखा है। तो डेक्कन वॉर्स ऑफ औरंगजेब, तो टू सम एक्सटेंट औरंगजेब्स पॉलिसीज वर रिस्पॉन्सिबल। समस्या वहीं से आ रही थी। ठीक है, बेशक खजाने में खूब 13 करोड़ रकम थी, लेकिन लेकिन अंदर की कमजोरियां उजागर हो गई थीं। और सबसे बड़ी बात है कि मुगलों का मनोबल डाउन था, मुगल्स मोरल वॉज डाउन। इसीलिए कहा जाता है कि 18th सेंचुरी इज नोन टू बी द सेंचुरी ऑफ द मराठास। थर्ड पॉइंट इसमें डाल दीजिए, राइज ऑफ मराठास। राइज ऑफ द मराठास, राइज ऑफ द मराठास। तो मैंने बता ही दिया कि मराठों का राइज शिवाजी के उसमें हुआ था, फिर मराठों ने मुगलों को एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से पराजित ही कर दिया था, साइकोलॉजिकली। तो 18th सेंचुरी इज नोन टू बी द सेंचुरी ऑफ द मराठास। मराठों की सेंचुरी मानी जाती है 18वीं शताब्दी। एंड मराठास टुक बेनिफिट आउट ऑफ द वीकनेसेस। मराठों ने मुगलों की वीकनेसेस को बढ़ाया भी और उसका फायदा भी उठाया। मराठास टुक बेनिफिट, लिख लीजिए, मराठास टुक बेनिफिट ऑफ द वीकनेसेस, took benefit of the weaknesses and caused harm to the territorial harm to the Mughal Empire. Territorial harm to the Mughal Empire. इसका मतलब मराठास grew their power, territorial harm to the Mughal Empire. They grew their power. They grew their power in a large measure. In a large measure, at the cost of the Mughal Empire. At the cost of the Mughal Empire. Marathas directly captured the Subas of Suba province, Subas of गुजरात, मालवा, वेस्टर्न एमपी को मालवा कहते हैं, गुजरात, मालवा, अजमेर, गुजरात, मालवा, अजमेर, as also the 6 सूबाज ऑफ डेक्कन, 6 सूबा डेक्कन के उन्होंने ले लिए थे। 6 सूबाज, सूबा SUBA, सूबाज ऑफ डेक्कन for the collection of Chauth and Sardeshmukhi. For the collection of Chauth and Sardeshmukhi. चौथ एंड सरदेशमुखी। फिर चौथा पॉइंट, चौथ एंड सरदेशमुखी, ये ऐसे लिखा जाएगा, CHAUTH, चौथ, सरदेशमुखी। चौथ होता था 1/4, चौथाई हिस्सा। जहां कोई मराठों का दबदबा होता था उन क्षेत्रों में,
मराठे उस राज्य की, उस क्षेत्र की इनकम का, आय का 1/4 हिस्सा मांगते थे और उन्हें मिल जाता था, वो कहलाती थी चौथ, बिना कुछ करे धरे। और सरदेश मुखी उस चौथाई के ऊपर भी 10% होता था, 25% ये और 10% ये होता था, तो टोटल मिला के 35% इनकम मराठों की हो जाती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि मराठा, राइज ऑफ द मराठा पावर आफ्टर 1707 डायरेक्टली इनडायरेक्टली वॉज एट द कॉस्ट ऑफ द मुगल्स। क्या कहेंगे इसे? राइज ऑफ द मराठास। और ऐसे कह सकते हैं कि राइज ऑफ द मराठास meant the decline of the मुगल्स। एक चीज आगे बढ़ी और दूसरी चीज घटी। मराठों का फायदा, मुगलों का नुकसान था। Rise of the Marathas was inversely proportionate to the decline of the Mughals। ठीक है, उन्होंने मुगलों को अंदर से, मुगल साम्राज्य को खोखला कर दिया। दीमक दिखाई नहीं देती, दीमक दिखाई नहीं देती, और जब दिखाई देती है उस समय तक काम कर चुकी होती है। जब अरे ये तो अंदर तो खाली है सब कुछ, तो मराठा अंदर से ही चट कर गए, अंदर से चट कर गए, मुगल साम्राज्य को खोखला कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, द फैक्शन फाइटिंग इन द मुगल कोर्ट, फैक्शन फाइटिंग इन द मुगल कोर्ट, कोर्ट का मतलब दरबार। 3 फैक्शन थे, ईरानी, तुरानी एंड हिंदुस्तानी। इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। दीज फैक्शन फाइट, फैक्शन माने गुट, गुटबाजी हो गई थी। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जैसे आज होती है, बस ये है कि गुट बना लिए। कहाँ के हैं भाई? हम साहब पंजाब के हैं, हम यहाँ के हैं, हम यहाँ के हैं। अच्छा पंजाबी है, चल तो हमारे गुट का है, हैं? तो गुजराती है, हमारे गुट का है। तो ईरानी हैं, तो ईरानी मूल के जो मुगल अधिकारी थे एक गुट में हो गए, वो शिया थे। सीधी सी बात है। ईरानी मूल के बहुत सारे जो मुगल अधिकारी होते थे वो ईरान मूल के थे, आते रहते थे यहाँ पे जॉब की तलाश में, तो वो सब ईरानी मूल के हो गए। हाँ, और वो शिया थे, तो केम फ्रॉम ईरान एंड दे वर मोस्टली शियाज। शिया सुन्नी होते हैं। जैसे मुर्शिद कुली खान जो बंगाल का संस्थापक था राज्य का, ही वॉज ए शिया, ही वॉज एन ईरानियन। सादत खान, सादत खान फाउंडर ऑफ अवध स्टेट, वॉज ए शिया। तो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगे। ठीक है, अच्छा। और तुरानी वर दोज हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। तुरानी वर दोज ऑफिसर्स हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से जो आने वाले मूल के अधिकारी थे, आते रहे थे लंबे समय से। तो ऑल दीज वर नोन एज तुरानीज एंड दे वर मोस्टली सुन्नी, दे वर मोस्टली सुन्नी। इनमें सबसे ज्यादा बड़ा नाम था निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क, और मोहम्मद अमीन खान, मोहम्मद अमीन खान।
असद खान भी था एक, असद खान, जुल्फिकार खान, ये सब तुरानी मूल के थे। तुरानी मतलब देवर मोस्टली सुन्नीस एंड दे केम ओरिजिनली, उनका ओरिजिनल प्लेस क्या था? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया एक जगह थोड़ी है, सेंट्रल एशिया में कोई कहीं से आया कोई, लेकिन वो सब भाई हो गए इकट्ठे। हो कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से। हाँ, तो ये ईरानियों से बच के रहना, हिंदुस्तानियों से बच के, उन्होंने अपना गुट बना लिया है। जैसे इंडियंस जाएं अमेरिका में तो वहाँ गुजरात का इंडियन अलग है, बंगाल का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, वो सब अपने अपने उसमें है वहाँ भी। ऐसे ही उन्होंने अपने गुट बना लिए, क्योंकि भाई मिल के रहेंगे तो सुरक्षा मिलेगी थोड़ी सी। एंड हिंदुस्तानी वर दोज, हिंदुस्तानी वर द इंडियनाइज्ड मुस्लिम्स जो भारतीयकरण जिनका हो चुका था मुसलमानों का, और वो लोग ज़्यादातर उनमें से वो थे जो कन्वर्टेड थे। दे वर मोस्टली द कन्वर्टेड मुस्लिम्स, कन्वर्टेड, एंड their main leaders were Sayyid brothers. Sayyid brothers. Sayyid brothers, they were the main leaders. और ये दो भाई थे सैयद भाई, और इनमें से एक तो हुसैन अली खान था, हुसैन अली खान छोटा, हुसैन अली, और दूसरा अब्दुल्ला खान था, अब्दुल्ला खान। ये बड़ा था, ही वॉज एल्डर, ही वॉज यंगर। तो ये मुजफ्फरनगर के पास इन्हें जागीर दी गई थी बहुत लंबे समय से। इनके वंश ने, इनके पूर्वजों ने मुगलों की सेवा की थी, तो उनका अपना गुट हो गया। इस गुट में कौन कौन थे? इस गुट में कन्वर्टेड मुसलमान थे, मराठा थे, थोड़े से ये धार्मिक मामलों में थोड़े से लिबरल थे। तो दिस फैक्शन इंक्लूडेड मराठास, जाट्स, लिख लीजिए, दिस फैक्शन इंक्लूडेड मराठास, जाट्स, बुंदेलास, राजपूत्स एंड इवन सिख्स। तो इस गुट में कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे और जो नॉन मुस्लिम एलिमेंट्स थे वो थे। ठीक है, तो तीन गुटों में आपस में लड़ाई हुई। इसका मतलब है कि द ऑफिसर्स, लिख लीजिए, मुगल ऑफिसर्स हैड बिकम सेल्फिश, मुगल ऑफिसर्स हैड बिकम सेल्फिश, officers had become selfish, though they were competent, though many of them were competent, comma, they use their power, they use their ability to promote their own interest, to promote their own self interest। यानी सरकार को फायदा होता है नहीं होता वो मतलब नहीं है, हमें क्या फायदा हो रहा है। तो ये जो गुट थे, दे वर टोटली मोटिवेटेड बाय द सेल्फ इंटरेस्ट। अपने फायदे के लिए, सरकारी अधिकारों के लिए, पदों के लिए, जागीरों के लिए आपस में लड़ते रहते थे और बादशाह के ऊपर दबाव बनाते थे। बादशाह तो ज़्यादा शक्तिशाली थे नहीं,
तो बादशाह के ऊपर दबाव बनाते थे, जिसके दबाव में होगा बादशाह उसी को ये सारे पद मिल जाएंगे। तो कोशिश करते थे कि बादशाह उनके ही गुट का समर्थक हो, उनके समर्थन से गद्दी पर बैठे। और फिर वर्स्ट केसेस में तो दे ट्राई टू कीप द एम्परर्स एज पपेट्स, बल्कि उन्होंने पपेट गद्दी पर बिठाए। उन्होंने पपेट्स, कठपुतली बादशाह गद्दी पर बिठाई, जिनसे कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए। चौथा, पांचवा पॉइंट लिखिए। द मुगल system of the finances were not doing well. Finance system was not working well. Expenditure used to be always higher. Expenditure used to be always higher than the income. Six, Mughal military system. Next point, Mughal military system also suffered due to the weaknesses. ये वीकनेसेस कई तरह की थी। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वीकनेसेस थी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में वीकनेसेस थी। एक तो वीकनेस थी उनकी तोपखाने में, आर्टिलरी। मुगलों के तोपखाने में कोई सुधार हुआ नहीं था सिंस द टाइम ऑफ अकबर। उनकी तोपें बहुत भारी भरकम होती थीं और उसे हाथियों द्वारा खींचा जाता था, बहुत मुश्किल होता। और जब कभी युद्ध में भागना पड़ जाए, पीछे हटना पड़ जाए, तो तोपें वहीं छूट जाती थी, रह जाती थी पीछे, हल्की नहीं थी। मुगल आर्टिलरी वॉज नो मोर इफेक्टिव भी नहीं थी मुगल आर्टिलरी। जो विद्रोहियों ने विद्रोह किए थे औरंगजेब के टाइम में, जाटों ने, सतनामियों ने, उन विद्रोहों को दबाने में इसलिए भी वो असमर्थ रहे कि मुगलों के तोपखाने में अब वो जान नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुगल जो आर्टिलरी थी वो कमज़ोर थी। दूसरी चीज़ है कि मुगल आर्मी वॉज हैवी। मुगल आर्मी का जो बिल्डअप था वो बड़ा हैवी था, बैगेज बहुत भारी भरकम था। आर्मी का मूवमेंट बहुत स्लजिश था, हैवी आर्मी एंड मूवमेंट वॉज स्लजिश, SULUGGISH। बहुत स्लो, धीमे धीमे आर्मी का मूवमेंट होता था, क्योंकि उसके साथ भारी साजो सामान चलता था। मुगलों के जो अधिकारी थे उनके ऐशो आराम का भी सामान चलता था। सेना में लड़ने वालों की संख्या कम हो जाती थी और भागने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी। मतलब नौकर चाकर, पालकी ढोने वाले, ये वो, उनकी संख्या ज़्यादा होती थी। तो मुगल आर्मी इस वजह से इफेक्टिव नहीं रही थी। तीसरी प्रॉब्लम इससे जुड़ी है, वो थी फाइनेंस की, कि मुगल ऑफिसर्स को मनसबदार कहते थे। मुगल मनसबदार्स were not maintaining the proper quota of their troops। जितना उन्हें
मान लो किसी को 5,000 सिपाही मेंटेन करने, वर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर क्योटा, क्योटा होता है, क्योटा लाइसेंस, प्रॉपर क्योटा ऑफ देयर ट्रूप्स, कंटिजेंट्स, वर नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर क्योटा ऑफ देयर ट्रूप्स। मान लो किसी को 10,000 सेना मेंटेन करनी है, उसको पैसा भी मिल रहा है, उसका जागीर भी मिली हुई है, तो वो 10,000 की जगह केवल 500 ही मेंटेन कर रहा था या 1,000 मेंटेन करता था। करप्शन बहुत ज़्यादा था, पैसा अपनी जेब में भरते थे, सिपाहियों को अच्छा भोजन, अच्छी सुविधाएं नहीं देते थे। करप्शन वॉज रैम्पेंट। मुगल अधिकारियों को उसी तरह की आदतें पड़ गई थी, बिगड़ गई थी आदतें, ऐशो आराम की, तड़क भड़क की, दो दिखावे की। जैसे मुगल रखते थे, कितनी ही बेगमें रखते थे, तो ये अधिकारी भी फिर उसी तरह से खर्चा करने लगे थे। इससे सेना पर बहुत असर पड़ा था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, एक था बर्नियर नाम का व्यक्ति, बर्नियर। बर्नियर वॉज ए फ्रेंच डॉक्टर, एक फ्रांसीसी डॉक्टर था, एंड ही ज्वाइंड द मुगल आर्मी इन 1656। जब शाहजहां का टाइम था तो उसने मुगल सेना ज्वाइन की। सेना में डॉक्टरों की भी जरूरत होती है, तो ही ज्वाइंड द मुगल आर्मी एज ए डॉक्टर। औरंगजेब के बाद, वो शाहजहां के बाद औरंगजेब आया तो ही कंटिन्यूड हिज सर्विस, औरंगजेब के टाइम में भी। बाद में फिर वो इंडिया में ही रहा बहुत लंबे समय तक, और ही डाइड ओवर देयर इन इंडिया। तो बर्नियर, ये जितने भी विदेशी होते थे, इनमें डायरी लिखने की बड़ी अच्छी आदत होती थी, कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, जो आज हुआ है देखा है उन्होंने, आज ही लिख दिया। तो उन्होंने पूरे अपने डिटेल दिए हैं। कितने साल तक रहा था ये? 1717 में डेथ हुई थी शायद इसकी, बहुत लंबे समय। फिर बाद में ये यहीं रह गया था, यहीं बस गया था। तो उसने लिखा है, हिज हिस्ट्री इज नोन एज ट्रेवल्स, पूरा एक मोटा पोथा लिखा है उसने। उसमें लिखा है कि मुगल जो तोपें थी वो बहुत आवाज करती थी, आवाज इतनी कानों के पर्दे फटते, और धुआं बहुत छोड़ती थी, धुआं इतना कुछ दिखाई नहीं देता था बहुत देर तक, क्या हुआ। और जब धुआं छटता था तो कुछ भी नहीं होता था। धुआं छटता था तो किले की दीवार पर एक छोटा सा धब्बा काला सा बनता था, और दीवार को कोई नुकसान नहीं होता था, लेकिन कई लोग बेहोश होकर गिर जाते थे आवाज की वजह से, शॉक में। मतलब इट्स ए बिग कमेंट्री ऑन द मुगल मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो बात यह है, सीधी सीधी बात है, कि जो बनाने वाले होते हैं, क्रिएटिव जो लोग होते हैं, उनकी संख्या कम होती है। बनाने वाले थे अकबर, साम्राज्य का निर्माण किया, गठन किया, सारा सिस्टम उन्होंने बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन का ताना बुना उन्होंने बुना, और उन्होंने ही सब काम ये किए थे। बाद वालों ने उसमें कोई रिफॉर्म भी ढंग की नहीं कर पाए, खूब कोशिश भी कर ली, फिर भी कुछ सुधार नहीं हो पाया। ठीक है, तो मुगल्स नीडेड ए मैन ऑफ अकबर्स स्टेचर। मुगलों को उसी तरह के लेवल का आदमी चाहिए था, बुद्धिमत्ता के स्तर का, लेकिन वो हुआ नहीं कि बड़े पैमाने की रिफॉर्म्स हो पाती। ना तो फाइनेंशियल सिस्टम में रिफॉर्म हो पाई, ना मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म हो पाई, ना जागीर सिस्टम में रिफॉर्म हो पाई। रिफॉर्म इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो व्यक्ति उस तरह का आया ही नहीं फिर। ठीक है, जब हमें करा कराया सब मिल जाता है तो हमारी जो टैलेंट है हमारा उतना विकसित होता भी, संघर्षों से ही टैलेंट का भी निखार होता है। औरंगजेब भी खूब योग्य था, लेकिन वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाया, इन मामलों में। और इनकी नेचर, एटीट्यूड क्या होता था, जब ये हेल्पलेस हो जाते थे तो कहते अरे ठीक है, चलना जो चल रहा है चलने दो। कहते हैं औरंगजेब इतना कट्टर क्यों हुआ? औरंगजेब इतना कट्टर नहीं था बादशाह बनने से पहले, लेकिन बाद में उसने अपनी कट्टरता का प्रदर्शन ज़्यादा किया, मंदिरों को तोड़ा,
जिससे कि एक गुट कम से कम उसका समर्थक बना रहे मुसलमानों में जो कट्टर होते हैं। तो उसने अपनी कट्टरता का प्रदर्शन भी किया, काम कम किया, मंदिर कम तोड़े, लेकिन प्रदर्शन ज्यादा किया, जिससे कि वाह वाह हो किसमें, मुस्लिम्स में, कि हाँ भाई एक बादशाह आया जो इस्लाम का संरक्षक है। क्यों हुआ? वाई डिड ही बिहेव एज एन ऑर्थोडॉक्स मोनार्क? इसलिए बिहेव किया उसने क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में काफी फेल था, उसके पास बहुत सारी समस्याओं का कोई समाधान ही नहीं था। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही बिकेम, आउट ऑफ नेसेसिटी ही बिकेम मोर एंड मोर बाइगॉट। बाइगॉट का मतलब कट्टर, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। और तो ये कमेंट्री सफिशिएंट है। आने वाले समय में, आने वाले समय में तो स्थितियां और खराब होंगी। जादूनाथ सरकार, जादूनाथ सरकार, एक हिस्टोरियन लिखे हुए हैं जादूनाथ सरकार, जेएन सरकार, काफी पहले हुए। उन्होंने औरंगजेब की हिस्ट्री 4 वॉल्यूम में लिखी है। ही हैज रिटन द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब इन 4 वॉल्यूम्स, और एक वॉल्यूम मराठों पर ही है पूरा का पूरा, मोटे मोटे वॉल्यूम है, पूरा डिटेल में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि व्हेन गोल्ड रस्ट इन, व्हेन gold rusts in, what will iron do? What will iron do? जब लोहे में ही जंग लग जाए तो फिर जब गोल्ड में ही जंग लग जाए तो लोहे की औकात क्या है? भाई जब केंद्र में बैठा हुआ बादशाह ही नालायक है तो फिर अधिकारी भी तो निकम्मे होंगे। अगर अधिकारी योग्य होंगे भी तो अपनी योग्यता का प्रयोग वो क्या करेंगे? अपने फायदे के लिए करेंगे। ठीक है। जो गुट मैंने बताए, कौन कौन से गुट बताएं बताओ? ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। इन गुटों की उपस्थिति ये नहीं था कि एक साथ शुरू हो गई। These factions were already existing, लेकिन खुलकर नहीं थे वो, and they were properly kept under control by the competent emperors like औरंगजेब। योग्य बादशाहों के काल में वो गुट दबे रहे, जब अयोग्य आए तो ये गुट खुलकर काम करने लगे। समझ गए? जब बादशाह खराब थे तो ब्यूरोक्रेसी भी खराब हो ही गई, क्योंकि मेन गाइडेंस सरकार की कहां से आती है? प्राइम मिनिस्टर से आती है, हेड ऑफ द स्टेट से आती है। जब मुखिया ही खराब है तो परिवारजन तो इधर उधर जाएंगे। मुखिया अगर मजबूत नहीं है तो अभी एक बच्चा बोले पापा मेरी नौकरी बेंगलोर लगी, मैं तो जा रहा हूं, मुझे खाने वाने की, दूसरी बार आया घर और पापा बड़ी दिक्कत है, होटल का खाना पेट खराब है, इसे ले जाऊं मैं? बोले हाँ जी ले जा भैया। हो गए अलग। एक बच्चा बेंगलोर में जॉब कर रहा है, एक बॉम्बे में जॉब कर रहा है, एक 4 बच्चे हैं, चारों अलग अलग हो गए न्यारे। बोले बेटा आ जाओ होली दिवाली पे, कभी कभी तो आ जाएगा। बोले पापा कहाँ है, अपना घर लिया है, अब अपना घर भी सूना नहीं रहना चाहिए होली दिवाली पे। यही हमारा सर्कल बन गया, तो यही हमारा सर्कल बन गया, यही हमारा मन लग रहा है। अब हम क्यों आए दिल्ली में आपके पास? अब आप दिल्ली में रहो, अब खर्चा पानी थोड़ा बहुत हम भेजते रहेंगे। हो गया ना डिसइंटीग्रेशन? फॉर्मली नहीं हुआ, इनफॉर्मली तो हो ही गया। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जितने भी ये अधिकारी थे जिन्होंने अपने अपने राज्य बना लिए थे, दे डिड नॉट ओपनली फॉर्मली डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। वो मुगल साम्राज्य के परिवार में ही रहे, बोले अभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन वो कहते थे, कोई बात होती थी कि भाई हम तो मुगलिया जो खानदान है उसी के साथ जुड़े हुए हैं, अलग थोड़े ही, हम मुगल परिवार के ही सदस्य हैं। और वैसे सब कुछ अलग था।
ठीक है। और फिर 7वां पॉइंट लिख लीजिए, फटाफट हो जाएगा अब तो। फॉरेन इन्वेजन्स, फॉरेन invasions of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, invasions of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali accelerated the pace, accelerated the pace of disintegration. Accelerated the pace of the डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन के स्पीड को, मोमेंटम को त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन को उन्होंने बढ़ा दिया। डिसइंटीग्रेशन के वो कारण इतने नहीं थे, उन्होंने उसका फायदा उठाया और डिसइंटीग्रेशन को और भी तीव्र कर दिया। जो बची खुची कसर थी, एक धक्का देने की जरूरत थी, तो उन्होंने धक्के का काम किया। ये सिद्ध कर दिया कि अब तो मैं कुछ बचा नहीं है। दुनिया के सामने उन्होंने बता दिया कि नाउ द मुगल एम्पायर इज सिंपली फैंटम, एक फैंटम है, भारी भरकम है, लगता है कि बाहर से बहुत बड़े एम्पायर है, लेकिन अंदर से उनमें कुछ भी बचा नहीं है। तो उन्होंने ही सिद्ध कर दिया। ये कारण है मुगलों के पतन के। समझ में आए? कोई इसमें कोई सवाल हो बताइए, कोई क्वेश्चन हो? अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरह के कारण बताते हैं। जनुना सरकार, JN सरकार holds Aurangzeb responsible. Aurangzeb policies responsible. Aurangzeb's policies responsible for the decline. सतीश चंद्रा, जिनकी किताब पढ़ते हैं आप, सतीश चंद्रा होल्ड्स जागीरदारी क्राइसिस फॉर द डिक्लाइन। जागीर संकट, इसका मतलब है कि जागीरों की संख्या काफ़ी घट गई थी। जागीर वो होती थी जो जमीन अधिकारियों को उनके वेतन के एवज में दी जाती थी। तो जागीरों की संख्या घट गई थी और उनके चाहने वालों की संख्या में बहुत भारी बढ़ोतरी हुई। एक कहावत है, एक अनार और 100 बीमार। शेखजादे, खानजादे, शेखजादे जो बड़े बड़े धार्मिक नेताओं के बच्चे होते थे उन्हें शेखजादा कहते थे। खानजादे जो बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे होते थे उन्हें खानजादे कहते थे। तो एक खान है, बड़ा अधिकारी है, उसके 10 रानियां हैं और 100 बच्चे, और वो मरा तो एक ही तो जागीर है, एक ही पद है, एक कोई मिलेगा। 99 हो हल्ला मचाएंगे। उनकी विधवाएं थी, सबको जागीरें दी जाती थी। तो शेखजादे और खानजादे, उनकी संख्या बहुत बढ़ रही थी, सबको फिर एडजस्ट किया जाता था, उनको पेंशन वगैरह दी जाती थी। तो जागीरों की संख्या घट रही थी और जो जागीरों के इच्छुकों की संख्या बढ़ रही थी। जागीरों की इनकम भी घट गई थी, राज्य की इनकम भी घटी और जागीरों की इनकम घटी। तो जो सेना थी और जो सैनिक अधिकारी है
जिसको जागीर मिली है उसकी इनकम घटी, तो उसने अपनी जो जो उसको बंदिश है कि भाई आपको 5,000 सिपाही राज्य के लिए फौज तैयार रखनी है, तो 5,000 की जगह अब इनकम ही नहीं उतनी उसे, तो फिर उसने संख्या घटा के वो कम कर दी, कम कर दी, फिर और 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 कम कर दी, और कम कर दी। एक 40,000 का मनसबदार वो व्यक्ति था 1730s में, जिसने मुष्टि भी नहीं मारी थी। मुष्टि जानते हो, चूहा, वो 40,000 का मनसबदार। ऐसे ऐसे लोग मनसबों पर, पदों पर बैठ गए, उन्हें जागीरें मिली हुई थी, जागीरों से इनकम नहीं आ रही थी, और फिर वो क्या करें, सेना की संख्या तो घटेगी घटेगी, लड़ने की क्षमता घटी, मैंने वो उसमें बता दिया था ये पॉइंट। तो ये जागीरदारी क्राइसिस को मानते हैं। अथर अली जो हैं, अथर अली इसको सपोर्ट करते हैं, इनके ही थीसिस को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके सपोर्ट करते हैं। और फिर चौथा है इरफान हबीब। इरफान हबीब हबीब Irfan Habib claims that agrarian crisis was responsible for the decline. Agrarian crisis. Agrarian crisis, खेतीहर संकट। एग्रेरियन क्राइसिस यानी कृषि संकट की वजह से मुगलों का पतन हुआ। एग्रेरियन क्राइसिस क्या है कि कृषि पर दबाव था और कृषकों की आय पर एक तरह से कब्जा करने के लिए आपस में विभिन्न जो तत्व थे, अलग अलग एलिमेंट लड़ाई लड़ रहे थे। ये कुछ कारण, अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन इसमें हम ना जाके ये सारे सिद्धांत हमने इंटीग्रेट करके आपको वैसे ही बता दिए। तो मोटे मोटे ये हैं, ठीक है। फिर और भी हैं कई सारे, अब नई नई बातें आ गई हैं। एक चेतन सिंह है, एक एमएन पियर्सन है, लियोटार्ड हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। लेकिन वो ये है कि आप कोई ना कोई चीज़ तिकड़म बढ़ाते रहो, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो डिक्लाइन है वो उन फैक्टर्स की वजह ही है। सबसे बड़ी बात है कि शासक योग्य नहीं थे। दूसरी बात है कि जब उनमें योग्यता नहीं थी तो फिर उनके अधिकारियों ने भी उसका फ़ायदा उठाया और अपने अपने फ़ायदे के लिए काम करने लगे। फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से ख़राब थी और ख़राब हो गई, ठीक है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीकनेसेस पहले से ही थी और ख़राब हो गई। औरंगजेब की पॉलिसी से मराठों का मनोबल बढ़ा, वो और आगे बढ़ गया। ये सब चीज़ें हैं जो चलती रहीं। कुल मिला के लबोलबाब यह है कि ये अलग अलग एक एक पक्षीय ढंग से बताई गई हैं, सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन यही मुगलों के पतन के कारण है, ठीक है। तो पहला मुगल, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, फिर उसके आगे बढ़ें हम। फर्स्ट मुगल वॉज बहादुर शाह, 1707 to 1712. Bahadur Shah was the first Mughal after Aurangzeb. इनका नाम था मुअज्जम। बहादुर शाह फर्स्ट हैं ये। मुअज्जम। In his time, the action was taken against the Sikh power of Punjab. Sikh power of Punjab. Sikh power of Punjab, which was organized by Banda Singh Bahadur. तो इनको पराजित किया गया। एक बड़ा वो है कि जब ये औरंगजेब की डेथ हुई तो 3 भाई थे,
चार भाई थे, औरंगजेब के बेटे जो थे चार थे, चार भाई थे। एक का तो पता ही नहीं चला, जो अकबर था, जो मराठों की शरण में चला गया था। बाकी ये तीन रह गए थे। तो तीनों में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई और इस बंदे को गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें सिख गुरु थे, उन्होंने सपोर्ट किया। इन गुरुओं के पास अपनी सेना की टुकड़ियां होती थी, 5-7 हजार लोग होते थे। तो अपनी सेना से उन्होंने उसकी मदद की, मुअज्जम की। आजम की हार हुई, जो दक्षिण में था उस समय, मराठों के खिलाफ कार्रवाई में भाग ले रहा था। आजम की पराजय हुई, यही फिर बहादुर शाह के नाम से बैठा। तो अगर ये तो जिंदा रहे, लेकिन गुरु जिंदा नहीं रहे। गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानते हैं आप? गोविंद सिंह ये 10वें सिख गुरु थे, 10th सिख गुरु। इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। खालसा कब? 1697 में खालसा वॉज स्टार्टेड। यानी उन्होंने सिखों को एक सैनिक पंथ के रूप में स्थापित किया। सिखों में मार्शल क्वालिटीज होती हैं, लड़ने की, मरने मारने की क्वालिटीज होती हैं। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए इन्होंने सिखों का आह्वान किया। और तभी से सिखों 5 के धारण करते, केश, कच्छा, कंघा, कड़ा और कृपाण। तो गुरु गोविंद सिंह पूरे जीवन भर औरंगजेब से लड़ते रहे। उनके 2 बेटे थे, वो लड़ाई में मारे गए, और 2 बेटे पकड़ लिए गए थे। उन्हें दीवार में चुनवा दिया था औरंगजेब के आदेशों से। और लेकिन अंत में आके गुरु गोविंद सिंह का इसके साथ समझौता हो। औरंगजेब की डेथ हो गई थी, तो इसके साथ इनका अच्छा रिश्ता हो गया था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की डेथ 1708 में हो गई, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में नांदेड़, गोदावरी के तट पर एक अफगान ने उनको छुरा मार दिया था और उससे उनकी डेथ हो गई। तो गुरु गोविंद सिंह डाइड, लास्ट सिख गुरु डाइड, और उनके आशीर्वाद से एक नया नेता उभर आया। इनकी डेथ के बाद बंदा सिंह पंजाब गया, उसने कहा सबसे कि गुरु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। गुरु नहीं थे ये, 10वें सिख गुरु तक ही लिविंग गुरुज का संस्था खत्म हो गई। अब उनके जो ग्रंथ साहिब हैं वही गुरु कहे जाएंगे। तो ये फिर बंदा सिंह पंजाब में पहुंचे, सिखों का आह्वान किया। पूरे क्षेत्रों में जो सिख थे, इनके कहने में आके उन्होंने राजस्व की अदायगी, लगान का भुगतान मुगलों को करने से मना कर दिया। विद्रोह हो गया और इन्होंने लोहगढ़ पर कब्जा कर लिया। कौन से गढ़ पर? लोहगढ़ पर अपना सेंटर बनाया। लोहागढ़, ये चंडीगढ़ से नॉर्थ में है लोहागढ़। लोहागढ़ के फोर्ट को उन्होंने अपना सेंटर बना के इन गतिविधियों को अंजाम दिया। क्यों? लोहागढ़ हिमाचल की फुट हिल्स के पास है, उस समय पंजाब में ही लगता था हिमाचल, जिससे कि धरपकड़ होने पर ये हिमाचल की पहाड़ियों में जाकर छिप सकें। तो बंदा सिंह ने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, बंदा सिंह ने टैक्स कलेक्ट किया, और मुगलों के लिए ये सीधी सीधी चुनौती थी। तो बंदा सिंह के खिलाफ, बंदा बहादुर कहते थे, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई में बहादुर शाह ने खुद भाग लिया था और इसको पराजित किया गया, बट ही कुड नॉट बी क्रश्ड। सिख बचे रहे, इसकी डेथ हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट he made adjustment with the Rajput chiefs Ajit Singh and Jai Singh second, Ajit Singh of Jodhpur and Jai Singh of Amber। बाद में जयपुर की स्थापना जय सिंह ने की थी। तो इन दोनों के साथ इन्होंने, युद्ध चल रहा था 1679 से ही राजपूताना में
औरंगजेब के साथ लड़ाई जारी थी। तो ये शांति प्रिय व्यक्ति था बहादुर शाह। जैसे मराठों के साथ उसने अपना संबंध ठीक कर लिया, उनके साथ कर लिया, सिखों के साथ, ऐसे ही इनके साथ भी उसने एडजस्ट कर लिया। बोले भाई अब युद्ध बंद करो, और इन दोनों को रिकॉग्निशन दे दी गई। इनको दोबारा से मुगलों के साथ, राजपूत मुगलों के साथ शासन में जुड़े हुए थे, इनको दोबारा से इनको उनकी पूरी, उनका उस तरह तो स्टेटस नहीं दिया, लेकिन इनके साथ अच्छी तरह से तालमेल दोबारा से बना लिया। ठीक है। मराठों के साथ तीसरा, हाँ, मराठों, देखिए कि ही सेटल्ड विद द मराठास, he settled with the Marathas power after 1707. After 1707, but still he did not recognize Shahu as the Chhatrapati, अभी भी साहू को उन्होंने छत्रपति के रूप में रिकॉग्निशन नहीं दी, मान्यता नहीं दी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये फिगर बना लीजिए, आगे काम आएगा। शिवाजी छत्रपति थे। शिवाजी की डेथ हुई थी 1627 से लेकर 1680। तो शिवाजी ने सबसे पहले छत्रपति की उपाधि ली थी। शिवाजी के बाद फिर उनका बेटा बड़ा संभाजी छत्रपति बने। कब से कब तक रहे बताओ? 1680 to 89। बहुत अच्छा। 89 में औरंगजेब ने उसे पकड़ लिया था और मृत्यु के घाट उतार दिया, मृत्यु दंड दिया था उसे। कहा गया था कि आप या तो इस्लाम स्वीकार करें, मुसलमान बन जाएं, या फिर मौत को स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि हम मरना हमें पसंद है, लेकिन हम मुस्लिम नहीं बनेंगे। जब ये लाइन खत्म हो गई, इसका बेटा था साहू। तो औरंगजेब इसे अपने साथ औरंगाबाद ले गया कैद करके। तो ये तो अवेलेबल नहीं था। अगर ये उपलब्ध होता मराठों को तो इसी को छत्रपति बनाते। ये अवेलेबल नहीं था, तो मराठा ऑफिसर्स वर लुकिंग फॉर समवन एल्स फ्रॉम द सेम फैमिली। और उन्हें मिला कौन? शिवाजी की बहुत सारी पत्नियां थी, तो राजकुमारों की कोई कमी नहीं थी। तो शिवाजी की दूसरी एक संतान थी जिनका नाम था राजा राम। यहां से राजा राम वो द छत्रपति। 1689 में उन्हें छत्रपति बना लिया और 1700 तक वो रहे। उन्हीं के नेतृत्व में मराठों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। ठीक। और जब राजाराम की डेथ हो गई तो हिज विडो ताराबाई रूल्ड इन बिहाफ ऑफ हर सन। राजाराम का बेटा था शिवाजी सेकंड। उसको गद्दी पे बिठा दिया ताराबाई ने और उसके नाम से शासन करने लगी। एंड शी रूल्ड अप टू 1700 से लेकर 1707। ठीक है। तो औरंगजेब की डेथ हो गई थी। मुगल प्रिंसेस वर गियरिंग देमसेल्व्स फॉर द एक्शन। बादशाह की मृत्यु एक तरह से जो राजमाइश का ओकेजन बन जाता था। जहां डेक्कन में कौन था? आजम था, औरंगाबाद में अपने पापा जी के साथ। और नॉर्थ में कौन था? मुअज्जम था। तो आजम ने अब आपस में लड़ने की तैयारी शुरू हो गई। तो मराठों के खिलाफ एक्शन तो हल्की हो ही गई, खत्म ही हो गई।
तो आजम ने एक काम किया कि यहां से जो साहू था मुगलों की कैद में, इसको आजाद कर दिया। साहू वॉज गिवन फ्रीडम, जाओ बेटा जाओ, तुम आजाद हो। साहू मराठों के बीच में पहुंच गया। मराठे बहुत सारे कमांडर्स थे, बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, पूरी हो गई थी आज़ादी की लड़ाई। इधर ताराबाई थी। तो आजम ने गेम खेला कि साहू और ताराबाई एक गृह युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लड़ेंगे, तो मुगलों को सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, आजम को तो पक्का था कि भी अगला बादशाह वही होने वाला है, पर वो नहीं हुआ। लेकिन मराठों में गृह युद्ध की नींव पड़ गई। ठीक है, समझ गए? तो अब ये चाहता, बहादुर शाह चाहता तो साहू को रिकॉग्नाइज कर ले। इस युद्ध में ये हुआ कि साहू की विजय हुई। तो 1707 से लेकर 1749 तक साहू ने राज किया छत्रपति के तौर पर। और जब इसकी हार हुई, ताराबाई की हार हुई, तो ताराबाई अपने बेटे को लेकर कोल्हापुर चली गई। ताराबाई went away to कोल्हापुर with her son शिवाजी सेकेंड। और जो मेन ब्रांच थी सतारा, शिवाजी की राजधानी तो रायगढ़ थी, लेकिन औरंगजेब के ने सब पर कब्जा कर लिया था। बाद में नई राजधानी उन्होंने सतारा बनाई थी, नया सेंटर, गृह युद्ध उसके युद्धों के दौरान। तो सतारा वॉज द मेन लाइन ऑफ रॉयल फैमिली। छत्रपति यहां भी है और एक छत्रपति ये भी था, शिवाजी सेकेंड। तो मराठों की दो शाखाएं हो गई, एक बड़ी शाखा और एक छोटी शाखा। बिग ब्रांच, लार्ज ब्रांच वॉज द वन हेडेड बाय साहू, छत्रपति। तो अंदर से तो बहादुर शाह भी चाहते थे, ही वॉज ए मैन ऑफ विजडम, ही वॉज ए कल्चर्ड मैन, और इतने बुरे नहीं थे बहादुर शाह। वो सोबराइटी भी थी उनमें, और कुल मिला के भला आदमी था। और ही ट्राइड टू मेक अमेंड्स टू द पॉलिसीज ऑफ हिज फादर। औरंगजेब ने जो नुकसान किया था, सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को जो डैमेज किया था, उसको रेक्टिफाई भी करना चाहता था। जो हिंदुस्तान के एलिमेंट्स थे, उन सब एलिमेंट्स को अपने साथ लेके चलना चाहता था। लेकिन इतना तो डिप्लोमेटिक सेंस ही था, अगर मराठे एक हुए तो फिर से परेशान करेंगे। इसलिए उसने कहा, भाई देखो आपस का झगड़ा है, तुम आपस में निपटाओ भाई, और जब तक यू डू नॉट अनटिल अनलेस यू सेटल अमॉन्ग योर सेल्फ, तो हम तब तक किसी को एक को रिकॉग्निशन नहीं देंगे। आपस के झगड़े में तुम्हारे हमारा क्या मतलब है, हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब जानबूझ कर उसने साहू को रिकॉग्निशन नहीं दी, साहू को रिकॉग्निशन नहीं दी, ताकि मराठे आपस में ही लड़ते झगड़ते रहें। ठीक है, और ये चलता रहा। मराठों के साथ उनका कोई ज्यादा आगे रिलेशन आगे बहुत ज्यादा ना तो खराब हुआ, ना ज्यादा बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, मेड राजपूत चीफ्स। तीसरा पॉइंट, अच्छा ये हो गया। अच्छा ये सिखों से रिलेटेड पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, हाँ तीसरा ये हो गया। और फोर्थ पॉइंट विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ बहादुर शाह। तो बहादुर शाह वॉज द एबलेस्ट अमॉन्ग द सक्सेसर्स। बहादुर शाह जितने भी मुगल सक्सेसर्स थे औरंगजेब के बाद, उन सब में योग्यतम था। वॉज द एबलेस्ट अमॉन्ग द सक्सेसर्स, but in his own time, the weaknesses continued to grow.
इन हिज टाइम जो वीकनेसेस थी, कौन सी वीकनेसेस, कमजोरियां, जो फाइनेंस की वीकनेसेस थी, मिलिट्री की वीकनेसेस कंटिन्यू टू ग्रो। इन हिज टाइम वीकनेसेस कंटिन्यू टू ग्रो। जैसे कि इन्होंने बताया, इनकी बात बड़ी रख रहा हूं ऊंची, क्या बताया था इन्होंने कि 13 करोड़ रुपए थे खजाने में और वो जीरो हो गए, आय कम हो गई, सेना की कमजोरी बढ़ती चली गई, अधिकारी पावरफुल होते चले गए, तो कुल मिला के वीकनेस बढ़ती रही, जागीरों की कमी हो गई और जागीरों के जो चाहने वाले थे उनकी संख्या बढ़ती रही। देखिए, द जागीर क्राइसिस कंटिन्यू टू ग्रो। जागीर क्राइसिस, जिसका जिक्र काफी ज्यादा किया सतीश चंद्रा ने, जागीर क्राइसिस कंटिन्यू टू ग्रो। जागीरदारी संकट बढ़ता चला गया। इसका मतलब क्या है? जागीरों की आय कम हुई और उनकी संख्या कम हुई, उनकी इच्छुकों की संख्या बढ़ती चली। जागीर क्राइसिस कंटिन्यू टू ग्रो, फाइनेंस क्राइसिस ऑल्सो कंटिन्यू टू ग्रो, continue to grow. So military weaknesses also grew. कम नहीं हुई, बढ़ गई। मिलिट्री वीकनेसेस ऑल्सो ग्रू। इसका उदाहरण क्या है? लोहगढ़ के किले पर कब्जा ना कर पाना। पूरी मुगल सेना के साथ बहादुर शाह वहां रहे, चंडीगढ़ से ऊपर बंदा बहादुर के खिलाफ पूरी एक्शन ली गई थी, कार्रवाई की गई, पूरी मुगल सेना की ताकत झोंक दी, लेकिन लोहगढ़ के किले पर कब्जा नहीं कर पाए। ठीक है। तो मुगलों का खजाना भी खाली हो गया। अब कैसे शासन करें? गुटबाजी बढ़ी रही थी, दबाव बढ़ रहे थे कि साहब ये जागीर तो हमें दे दो, हमारे बच्चे को दे दो। अरे देंगे। इधर से डिमांड आ गई, एक और अधिकारी ने सिफारिश कर दी, साहब ये जागीर तो मुझे दे दो, मेरे बच्चे को दे दो, है? मेरे भांजे को दे दो, मेरे भतीजे को दे दो, ऐसे चलता रहता था। अरे देंगे देंगे, साहब ये जागीर हमें दे दो, अरे देंगे। अरे इस जागीर में कौन से ऐसा वो लग रहा है कि सब इसी के इच्छुक है, फिर भी देंगे, चिंता मत करो। जब बहादुर शाह का गद्दी पे बैठे थे उस समय काफी एडवांस एज हो गई थी, पिताजी बहुत लंबे जिए, बहादुर शाह की उम्र बहुत ज्यादा थी गद्दी पर बैठने के समय, नंबर ही नहीं आया। जब वो मरेंगे तभी तो आएगा नंबर। तो हेल्थ कभी भी उनकी खराब थी और कभी भी कुछ भी हो सकता था, टाइम निकाल रहे थे। कहते थे सबको देंगे, ये पद देंगे, दे देंगे भाई, वेट करो, देंगे, लेकिन किसी को देना नहीं चाहते थे। एक तो पद थे भी कम, और दूसरा अगर एक को दे दिया, थे भी जो, तो मान लो 100 हैं उसके इच्छुक और एक को दे दिया, तो एक को तो हमने राजी कर दिया, 99 को नाराज कर दिया। तो इसलिए बेटर यह है कि किसी को ना दें। ये पेन है, आप कह रहे सर हमें दे दो, ये तो बड़ा अच्छा लिखता है। मैं कह नहीं, दे देंगे, सबको देंगे। अब मैंने एक को दे दिए, इनको दे दिया, इनको दे दिया, इनको दे दिया, बोले इनको तो दे दिया, ये लड़की है इस वजह से दे दिया, लड़के को क्यों नहीं दिया? लड़के को देते साहब तो गुटबाजी हो जाएगी, इशू बन जाएगा, हैं? शक्ल देख के देते हो आप, तो हमें क्यों नहीं दिया, हम तो आगे बैठते हैं। तो इसीलिए he became infamous for the negligence. He became infamous for the negligence in the state matters or affairs. He avoided decision making, policy
डिसीजन मेकिंग, ही अवॉइडेड डिसीजन मेकिंग। है, सरकार चलती है तो डिसीजन से चलती है भाई। ही अवॉइडेड डिसीजन मेकिंग so as to avoid so as to avoid the tensions। डिसीजन मेकिंग को अवॉइड किया क्योंकि एक को दे देंगे तो 10 को देना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा साहब हम में क्या कमी थी, हम तो ईरानी हैं इस वजह से, ये तुरानी है इसलिए, है हिंदुस्तानियों को नाराजगी होगी, गुट तो उभर ही रहे थे। तो बेटर फॉर द स्टेट वॉज टू नॉट टू टेक एनी डिसीजन। जब सरकार डिसीजन ना ले पाए, पॉलिसी डिसीजन ना ले पाए, तो फिर सरकार कैसे चलेगी। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई, जागीरों का अलॉटमेंट नहीं हो पाया, इसलिए बादशाह को बेखबर बादशाह कहते थे। बेखबर, शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर कहते थे। और हीडलेस किंग, हीडलेस किंग, हीडलेस किंग, he ruled by adopting the lack of decision making। he ruled by avoiding the decisions। अरे जितना डिसीजन डिले करोगे उतना ही ठीक है। ये इसलिए निकनेम हो गया इसका शाह ए बेखबर। वैसे बहुत अच्छे थे वैसे बहुत अच्छे थे, बहुत काइंड हार्टेड थे, कल्चर्ड थे, ब्रॉड हार्टेड थे। जो औरंगजेब के टाइम में जजिया था उसे हटा दिया था इन्होंने, गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे संबंध बनाए इन्होंने। द कल्चर ऑफ द मुगल्स ग्रू। तो वैसे बहुत अच्छे थे, सोबर थे, जेंटल थे, पर डिसीजन नहीं लेते थे। नरसिम्हा राव डिसीजन ना लेके 5 साल शासन कर गए। वो तो वित्त मंत्री थे उस समय, मनमोहन सिंह, वो अपने क्षेत्र में उन्होंने डिसीजन लिए। बट नरसिम्हा राव की ये पॉलिसी थी, मैंने कहा ये कहाँ से बहादुर शाह आ गया है जो डिसीजन ही नहीं लो तो काम चल जाएगा। इन हिज टाइम द मेन रोल वॉज, इन हिज टाइम द मेन पार्ट वॉज प्लेड बाई हिज वजीर जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान ये तुरानी था, इसकी भूमिका ज़्यादा थी। ही वॉज नोन फॉर हिज कॉम्पिटेंस। जुल्फिकार खान एक योग्य वजीर था और बादशाह ने उसको काफ़ी आज़ादी दे रखी, छूट दे रखी थी। इस वजह से जो थोड़ी बहुत अच्छे काम हुए उसकी वजह से हुए। एंड आफ्टर हिम, after Bahadur Shah first, the next king was Jahandar Shah। Jahandar Shah। Jahandar Shah ruled for nearly 1 year, 1712, 1713। पिताजी की डेथ हो गई दिल्ली में और बेटों ने पिताजी को दफनाने के बजाय अपनी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी बच्चों ने। मतलब इनकी डेड बॉडी बहुत लंबे समय तक ऐसे ही पड़ी रही थी, बर्फ की सिल्लियों पे ढकी रही। बोले बाद में देख लेंगे तो जहांदार शाह वॉज प्रमोटेड बाय वजीर। वजीर ने अब इसको प्रमोट किया। कौन थे? जुल्फिकार खान इनके टाइम में वजीर थे, लिख लीजिए। जुल्फिकार खान वॉज ए वजीर इन हिज टाइम ऑल्सो। लेकिन जहांदार शाह वॉज ए वर्थलेस किंग। ही वॉज टोटली वर्थलेस किंग और एम्परर। वर्थलेस किंग
He was voluptuous, cruel, voluptuous, cruel, imbalanced, है। ऐशो आराम का मौका मिले गद्दी पे बैठ गए, गद्दी पे बैठे तो पीना खाना राग रंग डांस ये सब करने लगे। संगीत का शौक था, बस इसी में खो गए। और वहाँ पे जो नाचने वाली थी दिल्ली में, उनका राज हो गया। दिल्ली में जो नाचने गाने वाली लेडीज थी उनकी बात में दम हो गया। वो कहते थे सर जी हमारे एक मनसब हमें ही दे दो, हमारा एक एजेंट है उसको मनसब से बहुत दिन से कह रहा था कि बादशाह सलामत से बात हो तो एक जागीर हमें भी मिल जाए, एक मनसब मिल जाए। बोला अरे ठीक है ले जा तू भी। लिख दिया फरमान, मनसब मिल गई साहब, ठीक है। और उसका नाम था लाल कुंवर, लाल कुंवर। शी डोमिनेटेड द पॉलिटिकल अफेयर्स इन दिल्ली। एक समय तो ऐसा आ गया कि लाल कुंवर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। और लाल कुंवर के जो आदमी थे, जो एजेंट होते हैं, वेश्याओं के जो दलाल होते हैं, वो इनकी मुगलों के अधिकारियों को कभी कभी पीट भी देते थे, चांदनी चौक में सरेआम पिटाई करते थे। और जो दीवान था दैट वाज सभाचंद, दीवान वाज सभाचंद। सभाचंद ने कहा, दीवान जो फाइनेंस ऑफिसर होता था, उसने कहा वजीर तो ये थे, इसके अधीन था ये। बोले साहब हम काम नहीं करेंगे, हमें छुट्टी दे दो। क्यों भाई, इससे ज्यादा बेइज्जती हो नहीं सकती है। तो वैश्याओं के जो दलाल हैं, भाड़ हैं, हमें पीट लेते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। ये स्थिति ये हो गई। लेकिन ये अच्छा हुआ, कभी कभी तो ये बंदा उसमें औरतों की ड्रेस पहन के डांस करने लगता था, दरबार में ही डांस करने लगता था, ठीक है। तो स्थिति इतनी खराब हो गई थी, ऐसे निकम्मे बादशाह हो गए। क्यों जी, अकबर की आत्मा कुल बुलाती होगी अगर होगी कहीं। और औरंगजेब तो उसी में ही कब्र में ही तन जाता होगा, है। बस चले तो अभी तलवार निकाल के इसका सिर अलग कर दूं। स्थिति इतनी खराब हो गई थी। बट फॉर्चुनेटली for the Mughals, this prince died. He was defeated and killed in a war battle near Agra. आगरा में एक युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, उसमें इसकी हार हुई और इसको मार दिया गया, ठीक है। फरवरी नहीं, उसमें 13 में 1713 में, ये फरवरी की बात है शायद, फरवरी में इसको खत्म कर दिया गया था। ए न्यू एम्परर वॉज सीटेड ऑन द थ्रोन, न्यू एम्परर वॉज सीटेड ऑन द थ्रोन। तो इससे मुक्ति मिली सभी को, ठीक है। तो द नेक्स्ट एम्परर वॉज फारूक शियार, फारूक शियार 1713 to 1719. Farooq Shiar was coward and कवार्ड के साथ साथ इसे पीठ पीछे वार करने का एक शौक था। ही वॉज ए कॉन्स्पिरेटर, ही वॉज ए कवार्ड एज ऑल्सो ए कॉन्स्पिरेटर, cruel, greedy and a self-willed man, अपनी मनमानी करने वाला व्यक्ति। self-willed man, फेथलेस व्यक्ति था, ट्रस्टवर्दी नहीं था, फेथफुल नहीं था,
faithful. He was not faithful person, not a trustworthy man. He conspired against, he continued to conspire. लिख लीजिए, he continued to conspire against his promoters. He continued to conspire against his promoters and well-wishers, Sayyid brothers. सैयद ब्रदर्स जो थे, उन्होंने इसे गद्दी पे बिठाया था, तो एहसान फरामोश निकला ये, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ता था. He was known for fraud, chicanery, conspiracy of every kind. और सैयद ब्रदर्स को पता चल जाता था, और इसे फिर से चेतावनी देके छोड़ देते, छोड़ चल ठीक है, अरे भाई आराम से रहो, गद्दी पे बैठे तो मजे करो गद्दी के, हैं, और सत्ता हमें सौंप दो. इसे कुछ आता नहीं था, लेकिन शासन के मामलों में अपनी टंगड़ी जरूर अड़ाता था. सैयद ब्रदर्स वांटेड मोर फ्रीडम, लेकिन कुछ ना कुछ इसे करना जरूर. देयर वर 3 पार्टीज. सैयद ब्रदर्स हेडेड द हिंदुस्तानी पार्टी. मतलब यह है कि बेशक हिंदुस्तानी पार्टी का शासन था, अच्छे अच्छे पदों पर ये दोनों भाई बैठ गए, और इनके समर्थक कौन से? सैयद ब्रदर्स बड़ा जो था अब्दुल्ला खान, और छोटा हुसैन अली खान. हुसैन अली खान, तो छोटा तो मीर बख्शी हो गया, मीर बख्शी. and Abdullah Khan was the elder one, so he became the wazir. Two topmost offices of the state of the empire were grabbed by the two brothers. लिख लीजिए, two top offices, वजीर, वजीर का मतलब प्राइम मिनिस्टर, ये बड़े भाई के मिल गया, एंड मीर बख्शी मीन्स आर्मी मिनिस्टर, तो छोटा भाई हो गया आर्मी मिनिस्टर. एंड many other offices were distributed among their supporters. Many offices were distributed among the supporters of Sayyid brothers. ठीक है. अच्छा, तो जो भी काम इसके समय में हुआ, जो भी घटनाएं हुई, they were mostly due to the talent and capacity of Sayyid brothers. ये कोई अलग नहीं थे. They tried to improve the financial situation, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होने के बजाय और खराब होती चली गई. ठीक है. अच्छा, तो सैयद ब्रदर इसके टाइम में क्या क्या काम हुए? नंबर वन, action was taken against Banda Bahadur. He was defeated and killed in 1715, 1716. He was defeated and killed in 1715, 1716. The Rajput chiefs Ajit Singh and Jai Singh second were given important offices of the state. Third, the relations were improved with
द जाट चीफ चूरामन and the Bundela chief Chhatrasal. Jat chief Churaman and Bundela chief Chhatrasal. The relations were improved. Next point, fourth, the relations were improved with the Marathas. In 1719, a Mughal Maratha treaty was signed. In 1719, a Mughal Maratha treaty was signed, whereby the Maratha chief Chhatrapati, कौन था? Sahu. Maratha chief Chhatrapati Sahu was recognized. मतलब 17 ब्रांच को रिकॉग्निशन दी गई. मराठा चीफ छत्रपति साहू वॉज रिकॉग्नाइज्ड. नंबर 2, मराठास वर गिवन द चौथ एंड सरदेश मुखी ऑफ 6 सूबाज ऑफ डेक्कन. चौथ, CHAU, मराठास वर गिवन the Chauth and Sardeshmukhi rights of 6 Subas of Deccan. Third, Chhatrapati Sahu agreed to maintain and serve. Chhatrapati Sahu agreed to maintain and serve the Mughals with 15,000 mounted soldiers. 15,000 mounted soldiers, हथियारबंद जो घुड़सवार थे. माउंटेड सोल्जर्स का मतलब घुड़सवार सेना की टुकड़ी, मतलब उसे 6 सूबों की आय मिलेगी. कितनी? 25% प्लस 10%. और उसके बदले में 15,000 घुड़सवार सेना मुगलों की सेवा के लिए रखनी पड़ेगी. इसका मतलब सिद्धांत रूप से मराठों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली. प्रिंसिपली द मुगल्स, मराठास एक्सेप्टेड द मुगल अथॉरिटी. Chhatrapati agreed to pay 10 lakh rupees per annum to the Mughals. Chhatrapati Sahu agreed to pay 10 lakh rupees per annum to the Mughals. ठीक है. दिस ट्रीटी, मुगल मराठा ट्रीटी, is a trend setting incident. Mughal Maratha Treaty is a trend setting event in the history of the Maratha power, in the history of the Marathas. ठीक है. तो सैयद ब्रदर्स बड़ा भाई था अब्दुल्ला खान वजीर, हाँ बता रहे हैं. छोटा भाई अब हुसैन अली खान,
अच्छा, निजाम जो था तुरानी, ऐसा था कि पद बांटे जाते थे, तो प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ दैट फैक्शन वर प्रमोटेड, लेकिन ऐसा नहीं था कि दूसरे गुटों को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया जाता। तो व्हेन द ऑफिसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1713, व्हेन फारूक शियार वाज एनॉइंटेड एज एम्परर, तो सैयद ब्रदर्स ने सबसे महत्वपूर्ण पद अपने लिए रख लिए, दोनों के लिए, और डेक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी निजाम को दे दी। निजाम जो सैयद ब्रदर्स का एनिमी है, वो दिल्ली से दूर ही रहे हैदराबाद में तो ज़्यादा अच्छा है। दूर दूर भेज दिए जिन लोगों से खतरा हो सकता था। मुर्शिद कुली खान को बंगाल में एडजस्ट कर दिया, जो ईरानी था। अपने चहेते लोगों को दिल्ली के आसपास जागीरें दे दी, अलॉटमेंट दे दिए। ठीक है, तो मुगल एम्परर वॉज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज टू ब्रदर्स। खास तौर से सारी पावर किसके हाथ में थी? अब्दुल्ला खान के हाथ में, जो वजीर था, और उसको ये भ्रम था कि मैं तो एम्परर हूं। एम्परर उन्हें आजादी नहीं दे रहा था ऑपरेट करने की। सैयद ब्रदर्स टू सम एक्सटेंट वर वेरी सिंसियर इन रेक्टिफाइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट। वो मुगल साम्राज्य की स्थिति को थोड़ा सुधारना चाहते थे, तो ये बंदा उसमें रोड़ा अटकाता था। दीज पीपल डिजायर्ड फ्री हैंड टू टैकल द सिचुएशन, लेकिन उन्हें पूरी आजादी नहीं मिल रही थी। एंड दिस एम्परर, यंग एम्परर, was found to be in collusion with the inveterate enemies of सैयद ब्रदर्स। निजाम के साथ उसका कम्युनिकेशन था, जो भी एनिमी थे उनके बार बार इसके जो षड्यंत्र थे खुल जाते थे, उसको बार बार चेतावनी दी जाती थी। सैयद ब्रदर्स पर एक टैग लग गया था कि दे आर प्रोमोटिंग द नॉन मुस्लिम कल्चर, नॉन मुस्लिम एलिमेंट्स, क्योंकि हिंदुस्तानी थे। और जो कट्टर मुसलमान थे, अधिकारियों में थे ऐसे, तो दे ब्लेम देम कि इट इज द रिवर्सल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। इसलिए उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था कि तो मुस्लिम विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। तो उन्हें खतरा हो गया था। खतरा इसलिए था कि ठीक है, अभी हम डोमिनेट कर रहे हैं, बट द अदर टू फैक्शंस आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर अपॉर्चुनिटी। वो है, अभी मौजूद है, ईरानी भी है और तुरानी भी है। ठीक है, तो हुआ ये कि जो हुसैन अली खान था, हुसैन अली खान बोला, भैया भाई साहब, भैया सुन रहे हो नहीं? बोले हाँ, अरे पता छोटे क्या बात है कि भैया वो डेक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी हमें दे दो। अरे छोटे, तू तो ऐसे सोच रहा मेरी जेब में रखा है, हैं? एम्परर विल नेवर एग्री टू दिस प्रोपोजिशन। फारूक शियार कभी इस बात के लिए तैयार। अरे भैया, आप भी कैसी बात कर रहे हो? आपके तो बाएं हाथ का खेल है। बोले नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता। दिस इज अगेंस्ट द स्टेट पॉलिसी, 1 पर्सन 1 पोस्ट। ऑलरेडी यू आर इन द पोस्ट ऑफ मीर बख्शी, तो हम तुम्हें 6 सूबों का सूबेदारी बना दें तो भैया बहुत हंगामा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन साहब छोटे भाई को बड़ा भाई बहुत प्यार करता था। उसने अंसर पार्टी जानते हो? उन्होंने अनशन करना शुरू कर, खाना पान बंद कर दिया, नहाना धोना सब बंद। कई दिन तक पड़ा रहा। बोले क्या हो गया छोटे, कैसे? बोले साहब भाई मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे, मैं नाराज हूँ। बोले क्या बात है? कि बात तो आपको पता है, मैंने वो मांगा आपने दिया नहीं। बोले मान जा बेटा, तो देख मेरा छोटा प्यारा भाई है, मान जा, हम सब फंस जाएंगे इसमें। लेकिन नहीं भैया, आप तो कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप कुछ भी कर सकते हो।
आप चमत्कार कर सकते हो। अच्छा भाई ठीक है। तो उन्होंने फ्रेम किया अपॉइंटमेंट लेटर। बादशाह अपॉइंटमेंट लेटर नहीं टाइप कर पाते, यही फ्रेम करते थे। सब कुछ उसमें भर दिया और सिग्नेचर चाहिए थे एम्परर के, अपने भी सिग्नेचर कर दिए। कोई भी अपॉइंटमेंट होता था उस पर एक तो एम्परर के सिग्नेचर होते थे, एक वजीर के होते थे और एक मीर बख्शी के होते थे। भैया तू भी कर, छोटे भैया छोटे तू भी कर दे सिग्नेचर। तीन तो यही हो गए, दो तो ये हो गए, एम्परर के हम ले ही लेंगे। एक मीर सामान होता था जो सप्लाई मिनिस्टर होता था, वो इनका अपना आदमी था, उसने भी कर दिए। तो चार पांच लोगों के सिग्नेचर थी। बोला तो एम्परर के लेने। हाँ जी, अनऑफिशियली, अनऑफिशियल कोर्ट के बाहर। हाँ भैया फारूक यार सिग्नेचर कर दो। क्या है ये? बोले ये क्या है? ये भैया का अपॉइंटमेंट है मेरे का। क्या कि 6 सूबर्स का इसे हमने वो बनाया है वायसरॉय। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दिस इज अगेंस्ट द पॉलिसी, ये नियम विरुद्ध है, ये है वो है। राइट, मोहर तो हमने लगा दी तेरी, सिग्नेचर कर दे। इन ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी में बताएं, ये नॉनसेंस, ये बिहेवियर है सब बोले यही बिहेवियर है। दरबार में तो सलाम ठोकते हैं ना, यहाँ तो बाहर है, ये तो बैक रूम में है बात। ऐसे ही होता था व्यवहार। कर रहे हो नहीं कर रहे? अच्छा भाई कर दिए, हाथ पकड़ कर दिए, ठीक है। ले बेटा ले, पहुंच गए। निजाम को हटा दिया। निजाम वॉज रिप्लेस्ड इन 1719। निजाम वॉज रिप्लेस्ड। मराठों की ताकत, मराठों की सपोर्ट मिल गई। सैयद ब्रदर्स को पक्का था कि अगर हमने कुछ नहीं किया, फारूकशार को नहीं हटाया गद्दी से, तो हम सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि फारूकशार वॉज द सेंट्रल फिगर कॉन्स्पिरेसीज का। इसलिए ये एक्शन ली उन्होंने कि निजाम को भी हटाओ, इसे भी हटाओ, और जिससे कि हम सेफ रहें। हुआ यही कि मराठों की एक फौज 15,000 की दिल्ली में आई और इनका दबदबा बन गया। एंड फारूकशार वॉज ओपनली किल्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल। सब ने देखा, उसको बाल पकड़ घसीटा गया और उसे मार दिया गया। It was an open coup in 1719। यानी हमारी बिल्ली और हम ही क्यों में आऊं, हमने गद्दी पे बिठाया और तुम हमें ही सिखा रहे हो। हम तुम्हें माफ करते आ रहे थे, लेकिन अब तो हमारी जान पे बनाई है। इफ वी डोंट टेक एनी डिसीजन नाउ तो वी वुड ऑल बी सफरिंग। इस तरह से फारूकशार का अंत हुआ। फारूकशार एंड केम अबाउट इन दिस इग्नोमिनस मैनर। इस तरह का अंत उसका हुआ कि खुले दरबार में बालों से घसीट कर उसे ले जाया गया और फिर उसे मार, कहते हैं उसे ब्लाइंडेड, पहले अंधा किया गया, टॉर्चर किया गया, देन ही वॉज किल्ड। ठीक है, तो सबक था ये किसके लिए? सबके लिए। सब शांत हो गए। बोले जब बादशाह का ये हाल हो सकता है तो भैया चुपचाप रहो। जो भी कान हिला रहे थे सब फड़फड़ाना बंद कर दिया। एक समय तो शांति छा गई। बोले गद्दी बैठेगा नहीं? अरे कौन सा सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है? देखो भाई ढूंढो। मुगल प्रिंसेस की संख्या बहुत थी, ग्रैंड सन्स, उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर को पकड़ के लाओ। मीक, सबमिसिव, जो सबसे ज्यादा अयोग्य हो, अदूरदर्शी हो, कमजोर हो, कायर हो और निकम्मा हो, उसे हम बादशाह बनाएंगे। नहीं तो कल को फिर कान फड़फड़ाएगा ये। गॉट माई पॉइंट? हाँ। तो बादशाह बनने की क्वालिफिकेशन क्या थी? अयोग्यता। जो सैनिक जिनमें गुण बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो फिर आगे का बताएंगे आगे ब्रेक के बाद। 2 घंटे भी नहीं झेलते आप क्लास अच्छी तरह से।